बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में स्लोप के हवाले से, एंगल ऑफ लाइन के हवाले से सीख चुके हैं। हमने वहाँ पे पढ़ा कि अगर हमें एंगल दिया हो, हमने पढ़ा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है, अल्फ़ा। अगर हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी हो तो हम स्लोप m निकाल सकते हैं जो राइज और रन को शो करती है। अगर राइज वाला कंपोनेंट ज़ीरो हो जाए तो स्लोप ज़ीरो हो जाती है, अगर रन वाला कंपोनेंट ज़ीरो हो जाए तो स्लोप क्या हो जाती है, अनडिफाइंड। मैंने आपको उस लेक्चर में पिक्चर बना के वो सारी शो करवाई थी कि इसमें क्या कंडीशन आती है। अगर बेटा याद रखिएगा, मैंने वहाँ पे बताया था कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स कोलिनियर हों, एक लाइन के ऊपर हों, तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल आती है। यहाँ से 3 कंडीशन हो सकती हैं, ए से बी इज इक्वल टू, बी से सी इज इक्वल टू, ए से सी या सी से ए। लेकिन हम 3 शो नहीं करते, हम सिर्फ 2 को देखते हैं बेटा। हम कहते हैं अगर कोई सी 2 की स्लोप भी इक्वल आती है तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट्स कोलिनियर है। 3 निकालने की ज़रूरत नहीं होती, 3 भी निकालो तो आंसर सेम रहेगा, बात एक ही आती है। इसी तरह से इसके साथ ये मिलता जुलता है बेटा। अगर मैं कहूँ ए से बी और बी से सी, क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं, एक साथ चल रहे हैं कि नहीं, सेम डायरेक्शन में है या नहीं। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम यहाँ से ये कहते हैं बेटा, अगर हमारे पास लाइंस पैरेलल हों तो तब भी इनकी स्लोप आपस में क्या आती है, सेम रहती है, इक्वल ही रहती है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमने पढ़ा कि उसका राइज कंपोनेंट ज़ीरो होता है, जो हॉरिजॉन्टल होती है बेटा, उसका राइज वाला कंपोनेंट ज़ीरो होता है और रन ही चलता है। तो बेटा राइज और रन, ज़ीरो और रन, तो आंसर ज़ीरो आता है। मीन हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए स्लोप ज़ीरो होती है बेटा, एम का मीन स्लोप, और जो एंगल बन रहा था उस टाइम क्या होता है, 0 डिग्री का। हॉरिजॉन्टल के लिए हम एंगल अल्फ़ा को 0 डिग्री कहते हैं। अगर बेटा सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल 0 हो गया, वर्टिकल को हम क्या कहते थे, उसके लिए बेटा यही वर्ड यूज़ करना, राइज का। अगर राइज वाला कंपोनेंट है और रन वाला कंपोनेंट 0 हो गया तो बेटा समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसी वजह से वहाँ पे स्लोप जो होती है वो अनडिफाइन हो जाती है। उस टाइम जो एंगल बन रहा होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। क्यों, टेंजेंट 90 के ऊपर अनडिफाइन आता है। हमने टेंजेंट ही क्यों यूज़ किया, देखो मैं अगर इसी को देखो, अगर आपको एक राइट ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ तो बेटा जो हमारे पास आ रहा है ये परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस किसको शो करता है, टेंजेंट को, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। प्रॉपर इज राइज और बेटा ब्रशिंग इज रन। तो वहाँ से हमें सिर्फ टेंजेंट ही मिलता है, तभी हम इसमें टेंजेंट का यूज़ ही करते हैं। अब बेटा फॉर एग्जांपल ये तो हमने पढ़ लिया, लाइन हॉरिजॉन्टल थी, लाइन वर्टिकल थी। अब अगर एक और कंडीशन आ जाए, टोटल जो हम पढ़ते हैं स्लोप के हवाले से वो टोटल 3 कंडीशन डिस्कस करते हैं। एक नंबर 1 पे कि जब हमें एंगल दिया हो, एंगल के लिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल 0, वर्टिकल लाइन एंगल 90 डिग्री। अब बेटा 45 दिया हो, 30 दिया हो, 60 दिया हो, वहाँ से हम इजीली अपनी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिस्कस किया जा रहा है। सेकंड के लिए स्लोप नेगेटिव होती है, रीजन क्या कि टेंजेंट हमारे पास नेगेटिव आता है। उसकी कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ये जो अभी क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अगर आपको बेटा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की बजाय एक स्लांट लाइन दी हो, स्लांट लाइन का मीन हम इसके लिए ये कहते हैं बेटा, टू फाइंड द स्लोप व्हेन वी हैव 2 पॉइंट्स। जब हमें 2 पॉइंट्स दिए हों तो हम वहाँ से स्लोप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटा वो ज़रूरी नहीं है ओरिजिन से पास करें, जहाँ से मर्जी। एक स्लांट लाइन थी बेटा जो क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करी थी, ये क्वाड्रेंट 1 में हो, क्वाड्रेंट 2 में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बेटा फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमारे पास P था जो किसको बताता है, मैं कहता हूँ ये x1 y1 है, और दूसरा पॉइंट Q है जो बताता है x2 और y2 को। अगर इन पॉइंट्स को बेटा आप ज्वाइन करो तो एक राइट ट्रायंगल आपके पास क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप ज़रा नोट कीजिएगा, ये पॉइंट x1 y1 था और ये हमारे पास पॉइंट x2 y2। आप जब इसको ज्वाइन करते हो तो आपके पास तब भी बेटा क्या बन जाती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। उस राइट एंगल ट्रायंगल में हम राइज और रन का कंपोनेंट यूज़ करें तो वहाँ से भी हमारे पास ये जो एंगल अल्फ़ा आता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, फाइंड आउट। बेसिकली हमने तो पढ़ा लाइन का एंगल कहाँ पे बनता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के साथ। ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो एंगल होता है वही सेम, देखो ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, अगर इसका एंगल अल्फ़ा होगा तो इसका भी एंगल कितने का बनता है, अल्फ़ा का ही बनता है। जब हमें 2 पॉइंट गिवन हो तो उसके लिए बेटा हम यही यूज़ करते हैं कि m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसको लिखने का मेथड हमारे पास क्या होता है बेटा, अब ये फिक्स्ड होता है, हम लिखते हैं y2
माइनस y1, बेटा फर्स्ट में y2 माइनस y1 पहले लिखते हैं किसको, राइज वाले कंपोनेंट को ऊपर, राइज वाला y एक्सिस है और जो रन वाला कंपोनेंट है वो क्या है, x एक्सिस, जो किसको बताएगा x2 माइनस x1। या यही आप लिख सकते हो बेटा, देखो अगर माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लेने से y1 माइनस y2 या x माइनस x2, अगर ऊपर y2 पहले लिखा तो नीचे x2 पहले लिखना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपने ऊपर y1 पहले लिखा तो नीचे x1 पहले लिखना पड़ेगा। वो तरतीब आप लोगों ने साथ साथ देखनी है, y2 को पहले तो नीचे भी 2 को पहले, 1 को बाद में तो नीचे भी बाद में। इसको चेंज करोगे तो वो गलत हो जाएगा। अभी तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट डिस्कस कर रहा है बेटा, क्योंकि इसके प्रूफ तो नहीं आने, अगर प्रूफ आते तो मैं आपको इसकी डिटेल कि ये ट्राइंगल बनेगी, ये हमारे पास y2 y1 या x हमारे पास फॉर एग्जांपल y1 माइनस y2 बनेगा, तो वहाँ से हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या चाहे ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो। ये आपकी बुक पे पेज नंबर 191 और 192 के बिल्कुल शुरू में लिखा है कि अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन थी 0 to 90 के बिटवीन, मीन ये शो करती है बेटा 0 to 90, π/2 लिखा जा सकता है, 90 डिग्री लिखा जा सकता है। अगर यही लाइन अगर वो रीजन से पास करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं होता। अगर यही लाइन बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाए, मीन π/2 से लेकर पाई तक, तो वहां पे भी स्लोप का आंसर एग्जैक्टली सेम यही आता है। तो आप लोगों ने बेटा प्रूफ बेसिकली आना नहीं है, आर्टिकल अगर ये शामिल होता तो बेटा स्मार्ट सिलेबस में तो आपको मैं सारा का सारा प्रूफ करवाता। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन पढ़ ली सेकंड, कि अगर हमें पॉइंट गिवन हो, गिवन 2 पॉइंट्स, कौन कौन से बेटा, एक हो x1 y1 और दूसरा हो x2 y2, तो उसके लिए जो हम m फाइंड आउट करते हैं, आप ये लिखते हो बेटा m फ्रॉम a टू b, p टू q या a टू b। बेटा a से b तक की स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1, वर्टिकल को पहले लिखना है और हॉरिजॉन्टल को बाद में। ऊपर नीचे बेटा ये कंडीशन सेम रखनी है ताकि आपका आंसर एग्जैक्ट आए। अगर ऊपर 2 पहले है तो नीचे भी 2 पहले होना चाहिए, अगर ऊपर 1 पहले है तो नीचे भी 1 पहले होना चाहिए, इसको चेंज नहीं करना। आप देखोगे पेज नंबर आपके पास 192 पे यहाँ पे जो प्रूफ खत्म होता है सेकंड केस, उसमें देखो नोट के ऊपर करके लिखा हुआ है कि ये आप सेकंड क्वाड्रेंट में भी सेम लिखते हो। फिर नोट में लिखा है कि आप ऊपर y2 को पहले लिखते हो नीचे x1 को, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, आप स्लोप फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल के लिए हमारी स्लोप क्या होती है, 0, एंगल 0 डिग्री बनता है। वर्टिकल के लिए स्लोप होती है अनडिफाइंड, एंगल 90 डिग्री का बनता है। अगर a से b, b से c की स्लोप इक्वल हो तो 10 पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पैरेलल लाइंस हों तो उसमें स्लोप आपस में क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। और इसी तरह से ये जो थ्योरम है पेज नंबर 192 के ऊपर ये थ्योरम लिखा हुआ है कि 2 लाइन पैरेलल हों तो स्लोप इक्वल होती है, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हों तो उसमें m1 इज इक्वल टू -1/m2। या इसको याद करने का क्या तरीका, मैं अभी आप लोगों के साथ इसको डिस्कस कर लेता हूँ। ये याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल के लिए तो बेटा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन अगर वर्टिकल होगा तो वर्टिकल के लिए प्रोडक्ट ऑफ स्लोप या परपेंडिकुलर लाइंस के लिए प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 क्यों आता है, ये हम इंशाल्लाह 4.4 जब करेंगे मैं आपको इंशाल्लाह वो सारी डेरिवेशन बता दूंगा कि उसकी रीज़न क्या थी। अब ये याद रखिएगा, आप लोग ये कहोगे कि इफ़ m1 इज इक्वल टू m2 देन लाइंस आर पैरेलल, या ऐसे बेटा इफ़ लाइंस आर पैरेलल देन हम क्या कह सकते हैं कि उनकी स्लोप जो होगी, चाहे वो 2 लाइन हो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, जितनी भी हो बेटा, 2 हों, 4 हों, 6 हों, 10 हों, क्यों मैं इस लाइन के पैरेलल बेटा कितनी ही लाइन ड्रा कर सकता हूँ, देख लो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन सबकी स्लोप क्या होगी, सेम आएगी। बड़ी सिंपल सी सादा सी एग्जांपल मैंने आपको बताई है कि देखो ये हमारे पास क्या सिर्फ राइज, बेटा राइज वाला कंपोनेंट 0 है, सिर्फ रन वाला कंपोनेंट है, तो सिर्फ रन वाला कंपोनेंट है तो उसकी स्लोप 0, इसकी स्लोप भी 0, तो मीन ये 2 पैरेलल भी नजर नहीं आ रही, ये पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए स्लोप 0, तो तब भी हम क्या कह सकते हैं कि उनका आंसर क्या होगा, इक्वल होगा, वो स्लोप इक्वल आएंगी।
कि हमारे पास, जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हमने पढ़ लिया, मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था, मुझे बताओ इस लाइन का एंगल क्या होगा 0, टेंजेंट 0 डिग्री पे 0, इस लाइन का क्या होगा 0, टेंजेंट 0 पे डिग्री 0, इसका भी क्या होगा 0, इसका भी क्या होगा 0। मीन मैं इसको m1 कहूँ, इसको m2 कहूँ, इसको m3 कहूँ, इसको m4 कहूँ, ये जितनी भी स्लोप हैं सारी आपस में क्या आ रही है, इक्वल नहीं आ रही। तो जब लाइन पैरेलल हो जाती हैं तो बेटा स्लोप इक्वल होती है। आप उल्टा भी चल सकते हो बेटा, आप ये कह सकते हो इफ एंड ओनली इफ m1 इज इक्वल टू m2। तो मीन अगर ये स्लोप इक्वल हैं तो बेटा लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सेकंड नंबर पे हम ये कहते हैं बेटा इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो बेटा इसके लिए आप वर्डिंग पे गौर करते जाइएगा। नंबर 1 पे हम ये कहते हैं कि दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। एक बार इसके बाद कौन कौन सी जरा उसको नोट कीजिएगा। सेकेंडली हम ये कह सकते हैं बेटा कि हम m1 को ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो m2 मल्टीप्लाई था वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। क्या हम m2 को सेम, इसमें से ये आंसर भी आ सकता है, सेम ये आंसर भी आ सकता है। हम कह सकते हैं यहाँ से m2 का आंसर क्या होगा -1 डिवाइडेड बाय m1। मीन आप m2 को 1/m1 भी लिख सकते हो और m1 को 1/m2 भी लिख सकते हो। मीन परपेंडिकुलर में क्या होता है, दे आर, या हम क्या कहेंगे बेटा, स्लोप आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है, ऐसा है या नहीं। ये रेसिप्रोकल भी है, बाहर नेगेटिव साइन भी है, ये रेसिप्रोकल भी है और बाहर नेगेटिव साइन भी है। मीन अगर लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों तो स्लोप आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। क्वेश्चन में हम मैक्सिमम टाइम यही यूज करते हैं बेटा कि दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, या बुक में जैसे लिखा है ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। मीन ये कंडीशन ऐसे भी लिखी जा सकती है कि m1 m2 देयर प्रोडक्ट -1 इधर आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। MCQ में ये कंडीशन आ सकती है, लेकिन क्वेश्चन की हद तक हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन की हद तक हम ये लिखते हैं बेटा देयर प्रोडक्ट इज -1, या m1 इज इक्वल टू -1/m2 या m2 इज इक्वल टू -1/m1। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बेटा कि हमारे पास दो लाइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक की स्लोप है 2 तो दूसरे की स्लोप क्या होगी परपेंडिकुलर की कंडीशन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारे पास एक लाइन थी A से B, इसकी स्लोप थी 2 और जो B से C थी, मुझे बताओ इसकी स्लोप क्या होगी। आप कहोगे सिंस AB एंड BC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर मैं इसको कहता हूँ m1 और इसको कह देता हूँ m2 तो हमें पता है देयर प्रोडक्ट इज क्या होता है -1। आप उस तरह से भी कर सकते हो या ये लिख सकते हो कि अगर मुझे m2 की वैल्यू निकालनी है मैं कहूँगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप 1 इज इक्वल टू स्लोप 2, तो माइनस ये 1/, क्या हो जाएगा 2। अगर ये स्लोप 1/2 होती तो हम इसको क्या लिखते कि यहाँ पे 1/2 आना था, तो m2 की स्लोप क्या हो जानी थी -2 हो जानी थी। मीन दे आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। या ये भी आप देखो दूसरी कंडीशन, हम ये कहते हैं ना कि दोनों का प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है बेटा -1 के। m1 की जगह पे क्या होगा 1/2, m2 हमने निकालना है तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 हो जाएगा। तो आप देखो दोनों तरह से सेम आता है, लेकिन MCQ के लिए या दो तरतीबें देखना, हमें कहा जाए इफ m1 इज दिस, फॉर एग्जाम्पल वो दिया था कि m1 इज इक्वल टू 2 या m1 इज इक्वल टू 10, m1 की वैल्यू 10 है एंड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन स्लोप ऑफ m2 इज या m2 इज इक्वल टू, तो हम सिंपल ये कंडीशन यूज करके हम अपना आंसर आसानी से लिख देते हैं, बहुत आसान हो जाता है MCQ की हद तक। क्वेश्चन में हम अमूमन प्रॉपरली करते हैं कि हमें प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 पता है, वहाँ से वैल्यू डायरेक्टली निकाल के लिख देते हैं। अब बेटा हमने दो तरीके स्लोप के पढ़ लिए। नंबर 1 पे कौन सा, कि अगर हमें एंगल दिया होगा तो हम डायरेक्टली एंगल में पुट करके वहाँ से वैल्यू स्लोप की निकाल सकते हैं।
अगर हमें दो पॉइंट्स दिए होंगे, एक स्लांट लाइन दी होगी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। इसका प्रूफ मैंने तभी नहीं करवाया कि बेटा हमें बता अब इसको प्रूफ नहीं आना, स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, तो हम ऐसे ही उसमें सारा बेटा पढ़ जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमने अभी तक जो जितना लेक्चर पढ़ा पीछे जो थी बेटा वो कॉन्सेप्चुअल बातें ज़्यादा थी कि स्लोप का बेसिकली मकसद क्या था, इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। आज हमने जो अभी पढ़ा इस लेक्चर में उसका मकसद कि हम क्वेश्चन में इसको कैसे यूज़ करते हैं। मैंने आपको बता दिया स्लोप निकालने का हमारे पास तरीका क्या होता है, 2 पॉइंट्स का। हम y2 पहले लिखेंगे तो नीचे x2 को पहले लिखा जाएगा, ठीक हो गया। अगर y1 को पहले लिखेंगे तो नीचे x1 को पहले लिखा जाएगा। ऑर्डर को चेंज करने से स्लोप में फ़र्क पड़ जाता है, सादा सी बात आपको नज़र आ रही है। मैं कहता हूँ बेटा आप ऐसा करो, आप ए से बी की तरफ जाओ, आप राइज करते जा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाऊँ तो ये पहला बनता है, ये स्लोप पॉजिटिव आ रही है। मैं कहता हूँ बी से ए की तरफ जाओ, मीन ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है, समझ लग रही है। अगर मैं ऊपर करता हूँ y1 माइनस y2 माइनस y1, ग्रेटर से स्मॉलर को, तो बेटा हमारी स्लोप पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं स्मॉलर से ग्रेटर को करूँगा तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? मैं बेटा जब b से a की तरफ आऊँगा तो बेटा डाउनवर्ड आते हुए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हमारे पास बेटा कंडीशन कौन सी बनेगी, नेगेटिव की, नीचे की तरफ आ रही है। नीचे की तरफ जाते हुए स्लोप नेगेटिव और ऊपर की तरफ जाते हुए स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मीन मैं अगर यहाँ से देखूँ तो मैं राइट की तरफ जाते हुए इंक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीज करूंगा राइट की तरफ जाते हुए, ये रूल किया जाता है कि राइट की तरफ जाते हुए इंक्रीज हो तो स्लोप पॉजिटिव। अगर मैं इस पॉइंट से राइट की तरफ जा रहा हूँ तो नीचे की तरफ हूँ तो बेटा मेरी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल आप बेटा इसके पीछे खड़े होंगे तो आपका राइट नीचे की तरफ हो जाएगा, अगर यहाँ पे खड़े होंगे तो आपका राइट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये कंडीशन होगी कि स्लोप नेगेटिव या पॉजिटिव। ये कंडीशन आपने बड़े गौर से देखनी है। फिर मैंने देखो यहाँ पे सादा सी वर्डिंग है, हॉरिजॉन्टल लाइन 0 डिग्री एंगल, स्लोप 0। वर्टिकल लाइन एंगल 90 डिग्री और टेंजेंट 90 डिग्री पर अनडिफाइन होता है, तभी इसकी स्लोप भी अनडिफाइन हो जाती है। कोलिनियर पॉइंट की स्लोप हमेशा इक्वल होगी। अगर हमारे पास बेटा लाइन एक दूसरे स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल, अगर प्रोडक्ट -1 है तो हम क्या कहेंगे, वो एक दूसरे के क्या थी, परपेंडिकुलर थी। इसका हम यूज़ करके कुछ एक्सरसाइज के बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम इन्हीं का यूज़ करेंगे स्लोप्स का। 3 इसकी कंडीशन है, 2 हम पढ़ चुके हैं, तीसरी इंशाल्लाह एक्सरसाइज में हम ज़रूर सीखेंगे उसको। अब बेटा जो क्वेश्चन है हमारे पास, पेज नंबर आता है 215 के ऊपर 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्वेश्चन 2 भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब उसके लिए ज़रा देखिएगा, पेज नंबर आपके पास आता है बेटा 215। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बाय मीन ऑफ स्लोप स्लोप को यूज़ करते हुए आप क्या करो, शो दैट पॉइंट्स ये जो पॉइंट्स हैं लाइज ऑन द सेम लाइन। ये दूसरी वर्डिंग है बेटा, मीन एक ही है, एक लाइन के ऊपर है या कोलिनियर है, बात एक ही है। इसके 2 पार्ट शामिल हैं स्मार्ट सिलेबस में, एक ए और दूसरा बी। ए मैं करवाता हूँ बेटा, बी आप लोगों ने खुद करना है। ए में मेरे पास -1,3, दूसरी वैल्यू क्या आ रही है 1,5। देखो 3 स्लोप आ सकती हैं। अगर मैं इसको ए कहूँ, इसको बी कहूँ और इसको सी, तो बेटा ए से बी, बी से सी और सी से ए। लेकिन मैंने आपको बता दिया 3 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। जब 2 पॉइंट्स के लिए हम देख लेंगे तो अंडरस्टूड हो जाएगा, वो एक ही लाइन बन जाएगी। मैं रफली अभी आपको एक ड्रा करके भी दिखा दूंगा। सोल्यूशन में हम लेट कर लेंगे बेटा, पॉइंट ए हमारे पास क्या है -1,3, पॉइंट बी हमारे पास क्या है 1,5 और पॉइंट सी हमारे पास क्या है 2,9। अगर हमारे पास ए से बी और बी से सी की स्लोप सेम हो जाती है तो हम कहेंगे दे लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर नहीं आती तो हम क्या कहेंगे, दे आर नॉट लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ना हम क्या करेंगे बेटा, दोनों की स्लोप निकालेंगे। हम लिखेंगे बेटा एम ऑफ ए बी। आप 2 तरह करते हो, या पूरी वर्डिंग लिखो स्लोप ऑफ ए बी या एम ए बी, बात एक ही होती है बेटा। हम क्या करेंगे, हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हमें पता स्लोप का फॉर्मूला क्या आता है, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस
x1। अब टेंजेंट का यूज हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्लोप निकालेंगे m के लिए, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब एंगल का यूज कहाँ पे करते हैं? इसका जो क्वेश्चन 1 अब स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो वहाँ पे देखो, वहाँ पे हमें कहा जा रहा है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था स्लोप के लिए हम m यूज करते हैं। अब टेंजेंट क्यों यूज करते हैं? वो राइज ओवर रन की कंडीशन, परपेंडिकुलर ओवर बेस की कंडीशन राइट ट्रायंगल में बनती है। अगर मैं इसको यूज करूं तो बेटा कंडीशन के मुताबिक ये वाला पॉइंट होगा x1 y1 और ये वाला पॉइंट होगा x2 y2। a से b वही वेक्टर की तरह कर लो, b में से a के पॉइंट को माइनस कर लो। क्या आएगा ऊपर? बेटा हमेशा ये याद रखिए, ऊपर y नीचे x, क्या आ जाएगा आपके पास? 5 माइनस का 3, नीचे क्या आएगा 1, लेकिन ये खुद बेटा पहले माइनस दिया हुआ है। 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो आपके पास जो स्लोप निकली ए से बी की वो इज इक्वल टू क्या आ गई 1 के। ठीक हो गया। सेकेंड नंबर पे m ऑफ b टू c, b से c की स्लोप, जब b से c की स्लोप देखी जाएगी तो आपके पास बेटा c में से b के पॉइंट को माइनस करना, क्या आएगा 9 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 1, तो क्या आ गया आपके पास 4 ओवर 1 इज इक्वल टू 4। क्या स्लोप इक्वल है? यहाँ पे तो स्लोप ही इक्वल नहीं आ रही। अगर इनकी स्लोप होती इक्वल तो हम कहते हैं ये पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर। तो हम लिखेंगे बेटा हमारे पास क्या है, सिंस स्लोप ऑफ ए बी is not equal to slope of b to c, so points are not lies on the same line। एक सेम लाइन के ऊपर नहीं है। सेम लाइन, ये जस्ट उसने लाइन लिखा है, ये सेम लाइन भी बेटा एग्जैक्ट वर्डिंग है, सेम लिखो बेहतर रहता है। आर नॉट लाइज ऑन द सेम लाइन या पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। आप अगर इसका आंसर भी देखो 4.3, इसका जो सॉल्यूशन आता है आपके पास पेज नंबर 378 पे, क्वेश्चन नंबर आपके पास है -1। अच्छा अब ज़रा देखिएगा बेटा, हमें यहाँ पे अगर इस तरह की कंडीशन, सॉरी वो क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं आपको करेक्शन करवा देता हूँ। अगर इस तरह से आ जाए कि इक्वल ना हो तो बेटा हम क्या कहेंगे, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। लेकिन यहाँ पे बुक में लिखा हुआ -3, अगर हम -3 यूज़ करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ज़रा नोट करो। यहाँ पे -3 करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4। दोनों की स्लोप इक्वल आ जाएगी, तो हम कहेंगे कि सिंस m ऑफ ए बी इज इक्वल टू m ऑफ बी टू सी, सो पॉइंट्स आर लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये एक ही लाइन के ऊपर लाइज करेंगे। मीन चलो एक अच्छी बात है कि उसमें से आपको ये भी क्लियर हो गया, अगर इक्वल नहीं आएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, हमें बेटा 3 पॉइंट्स दिए थे, मैंने 2 स्लोप निकाली, आप तीनों निकाल लो, ए से बी, बी से सी, सी से ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, एक ज़रा भी नहीं है, सिर्फ 2 की। अगर देखो फॉर एग्जांपल एक रफ सी लाइन बनाऊँ, ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी आ गया, ये पॉइंट सी आ गया, जो स्लोप ए से बी की है वही स्लोप बी टू सी की है। कि इसका मीन ये है कि ये एक लाइन के ऊपर है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ए को सी के साथ ज्वाइन करता हूँ वो भी क्या बनेगी, सेम लाइन ही बनेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से मैंने जब ए से बी स्लोप निकाली, फिर बी टू सी निकाली, दोनों का आंसर क्या आया इक्वल। तो यहाँ से हमने क्या कहा कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये पॉइंट्स आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, दोनों स्लोप की इक्वालिटी की वजह से। अगर इक्वल ना आए तो हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा वो शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। इसका मोमेंट डी पार्ट आया करता था, लेकिन अब वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन 3 के पहले 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड डी आर। नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है, पैरेलल। नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर। अब नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्या करना है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग A to B
ए की वैल्यू क्या हमारे पास 7,3 और बी की वैल्यू क्या है k, -6 एंड नेक्स्ट देखो सी की वैल्यू आपके पास क्या है, सी की वैल्यू -4, -5 और बेटा डी की वैल्यू आपके पास क्या है -6,4। आर नंबर 1 पैरेलल, मैं 2 लिख ही नहीं रहा बेटा, अभी मैं नहीं लिख रहा, 2 है पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों हैं, मैंने सिर्फ पैरेलल को लिखा, परपेंडिकुलर नहीं लिख रहा। सोल्यूशन अब जरा नोट करना, हमें ये कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लाइन जॉइनिंग ए विद बी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमारे पास अगेन नोट कर लेते हैं, ए की वैल्यू 7,3, बी की k, -6, सी की -4,5 और डी की -6,4 आर पैरेलल, ये पैरेलल हैं। तो हम पढ़ चुके हैं जब लाइन पैरेलल हो तो स्लोप क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो वहाँ से हम बेटा उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, हम कहेंगे कि हमें गिवन में दिया है गिवन पॉइंट्स, वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ए का पॉइंट क्या है आप नोट करो ज़रा बेटा 7,3 और बी का क्या है k, -6, सी का पॉइंट क्या है -4,5 और बेटा डी का पॉइंट क्या है -6,4। हम कहेंगे कि गिवन दैट, क्या गिवन दिया है, लाइंस आर पैरेलल, सो स्लोप ए से बी करें या स्लोप सी से डी करें, दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल। रीज़न क्या, मैंने आपको बता दिया कि अगर स्लोप इक्वल हो तो लाइन पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल हो तो स्लोप क्या आती है, इक्वल आती है। अब बेटा फर्स्ट नंबर पे ए टू बी फाइंड आउट करो। जब मैं ए से बी निकालूंगा तो आप बेटा तरतीब का ख्याल रखिएगा, आप ये कहोगे कि बी में से ए की वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा y2 - y1 -6 -3 डिवाइडेड बाय k -7 इज इक्वल टू सी से डी, डी में से सी को निकालना 4 - 5 डिवाइडेड बाय -6 एंड माइनस क्या होगा +4। तो आपके पास यहाँ बेटा -6 -3 -9 डिवाइडेड बाय k -7 इज इक्वल टू 4 - 5 -1 -6 +4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो हम बेटा कहते हैं ये जो डिवाइड है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये जो -2 बनेगा ये -2 भी दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो -9 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू माइनस इंटू k -7, तो 18 इज इक्वल टू -k +7। तो बेटा इसको शिफ्ट करवा लो, -k इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 18 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -7 -18 इज इक्वल टू 11। बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो k की वैल्यू क्या होगी -11 होगी। हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं बेटा, इसके आंसर में आप लोग नोट करो अगेन दोबारा से, पेज नंबर आपके पास आता है बेटा पेज नंबर 378 पे, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जब लाइन पैरेलल है तो उसके लिए -11, परपेंडिकुलर के लिए 23/2, वो बाद में देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, अभी मैंने फर्स्ट करवाया है, सेकंड में अभी आपको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन ये सेपरेट मैंने तभी किया आपको ये ना लगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एट अ टाइम ए से बी पैरेलल भी है, एट अ टाइम्स ए से बी और सी डी पैरेलल भी हैं और परपेंडिकुलर भी हैं, ऐसा मुमकिन तो नहीं है। लेकिन ये 2 हिस्से हैं, एक क्वेश्चन को उसने ये समझे 2 बार लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 2 बार लिख लो। 2 बार कैसे, फर्स्ट टाइम मैंने कहा कि k की वैल्यू निकालो जब ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या हैं पैरेलल हैं। तो हमने कहा कि बेटा गिवन पॉइंट्स हमें दिए थे, गिवन दिया था कि लाइंस क्या हैं एक दूसरे के पैरेलल। तो पैरेलल के लिए हम पढ़ चुके हैं कि लाइन आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप आर इक्वल, स्लोप आर इक्वल तो लाइंस आर पैरेलल। तो मैंने कहा अगर ये लाइन पैरेलल हैं तो ए से बी और सी से डी की स्लोप क्या होगी इक्वल, या आप पहले स्लोप निकाल के बाद में इक्वल कर लो, आसान क्या रहता है सीधा हम स्लोप को इक्वल रखते हैं।
एक तरतीब बस याद रखिएगा कि स्लोप निकालने के लिए जब दो पॉइंट्स दिए होंगे तरतीब को ना भूलिएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। MCQ के लिए दोनों कंडीशन याद रख लीजिएगा कि आप पहले y2 को लिख लो या y1 को लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तरतीब ऊपर नीचे सेम रहनी चाहिए। ऊपर नीचे ऑर्डर चेंज हो गया तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा बेटा। ए से बी मीन बी में से ए को निकाला, सी से डी मीन डी में से सी को निकाला। जब मैंने दोनों को इक्वल किया तो देखो बेटा आपके पास सॉल्व होने के बाद आंसर क्या आ गया, के का -11 मीन आपके पास के का आंसर -11 है। ये जब स्लोप पैरेलल थी। सेकंड नंबर पे मैं इसको बेटा पैरेलल को हटा देता हूँ, क्वेश्चन सारा यही रहेगा। अब सिर्फ कंडीशन क्या चेंज होगी कि हम पैरेलल की बजाय क्या लिख लेंगे, परपेंडिकुलर। हम कहते हैं बेटा द लाइन ज्वाइनिंग ए विद बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी विद डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम लिखेंगे कि हमें दिया बेटा गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। सो अगर लाइन परपेंडिकुलर हो तो हमने पढ़ा कि इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है या दे आर रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर हमें एक स्लोप गिवन हो, दूसरी निकालने के लिए हम इन दोनों का यूज करते हैं बेटा ज़्यादातर। हमें एक गिवन थी, दूसरी हमने निकाल ली, आसानी से आ जाती है कि जो हमें गिवन स्लोप है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें m1 की वैल्यू दी है 2/3 और इसी तरह से हमें कहा जा रहा है कि बेटा m1 एंड m2 स्लोप्स आर पर या लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो m2 हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम इसका रेसिप्रोकल करके इसके बाहर साइन क्या कर लेंगे, माइनस। ये तो बेटा एक गिवन हो दूसरी फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें गिवन तो कुछ भी नहीं दिया, हमें सिर्फ ये दिया कि ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए बेटा हम क्या यूज करेंगे, देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1 मीन हम ये कहेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू -1। ए से बी स्लोप, बी में से पॉइंट को माइनस करो, सेम उसी तरह से बेटा -6 एंड -3 और डिवाइडेड बाय के -7 मल्टीप्लाई बाय डी से सी निकालना 4 - 5 डिवाइडेड बाय -6 माइनस क्या होगा +4 इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1 -6 -3 -9 आवर के -7 मल्टीप्लाई बाय कौन सा बेटा मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ रहा है 4 - 5 इज -1 -6 +4 इज -2 इज इक्वल टू -1। तो आपके पास बेटा ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू आपस में -+9 डिवाइडेड बाय, जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपके पास -2k +14 इज इक्वल टू -1। हमें k की वैल्यू निकालनी है, ये जो डिवाइड है दूसरी तरफ जाके बेटा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 9 इज इक्वल टू क्या आ गया 2k -14, माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो गए, तो बेटा -14 दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा +14 इज इक्वल टू 2k। तो बेटा इसको प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 23 इज इक्वल टू 2 इंटू के, बेटा 2 डिवाइड होगा तो 2 डिवाइड होने से आपके पास आंसर क्या होगा 23/2। अभी मैंने आपको बताया भी था कि पैरेलल के लिए हमारी स्लोप का आंसर था -11 और परपेंडिकुलर के लिए 23/2। पॉइंट की फॉर्म में लिखने की ज़रूरत हरगिज़ भी नहीं है। इस क्वेश्चन के 2 हिस्से, अब पता चल गया मैंने इसको सेपरेट क्यों लिखा। ये 2 क्वेश्चन है समझो, एक समझो कि क्वेश्चन 4 था और एक बन गया क्वेश्चन 5। एक ही में हमें गिवन में दिया, ऐसा हो नहीं सकता रियल लाइफ में कि एक बार 2 लाइन आपस में पैरेलल थी और वही 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर थी। मीन जैसे हमने डॉट क्रॉस का प्रोडक्ट पढ़ा था कि डॉट 0 भी है और क्रॉस भी 0 है, मीन एट अ टाइम परपेंडिकुलर वेक्टर भी है और पैरेलल भी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन गिवन जो दिया हम उसके हिसाब से चलेंगे। हमें इसमें क्या था पैरेलल के लिए तो हमने इक्वल लिया था, परपेंडिकुलर की कंडीशन मैंने आपको बताया कि जब आपको स्लोप गिवन दी हो एक, दूसरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं स्लोप आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, माइनस का साइन लगा के उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि लाइंस आर परपेंडिकुलर तो हम स्लोप का प्रोडक्ट -1 करते हैं। देखो जब मैंने दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल लिख के उसको सॉल्व किया तो वहां से मेरे पास k की वैल्यू आ गई। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन।
इसके बाद इसके दोनों पार्ट, कभी एक आ जाता है, कभी दो, कभी दोनों इकट्ठे भी आ जाते हैं, लेकिन वो शॉर्ट में अमूमन नहीं आते, सेपरेट सेपरेट आता है। तो इनको बेटा अच्छी तरह से कीजिएगा कि स्लोप निकालने के मेथड कौन कौन से हमने दो पढ़े, पैरेलल हो तो क्या होता है, परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, स्लोप कब इक्वल होती हैं और स्लोप का प्रोडक्ट कब -1 के इक्वल होता है। ये सारी कंडीशन अच्छी तरह से माइंड में रखिएगा, इससे आपके एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे और टॉपिक की भी आसानी से समझ आ जाएगी। जो मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा आपको लेक्चर दिया, समराइज करके उसकी ये सारी कंडीशन है बेटा, इसको याद कर लो, सारा लेक्चर हो जाएगा। वो देखना तभी ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इसी स्लोप को लेके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। वहाँ से दो क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया है, दूसरा भी कभी कभार बेटा टेस्ट सेशन वगैरह में आ जाता है, उसको सॉल्व करेंगे। और साथ साथ बेटा इंशाल्लाह लाइंस के हवाले से जो चैप्टर की कंडीशन थी उसको डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।